हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट होता है, जिसका बोलते हैं हम लोग एलजेब्रा। आज हम इसका जो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, आज हम इसका लेक्चर नंबर 10 लेकर आ गए हैं। दोस्तों फाइनली ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा काफी दिनों से फाइनेंशियल प्लानिंग, आज ये लेक्चर नंबर 10 जो है इसका आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली आज हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना। कुछ टॉपिक्स यहां पे रह गए, वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, साथ ही में एक प्रैक्टिस सेट है उसको भी करा दूंगा, फिर हम लोग का ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो आपने देखो टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क एंड रीड बिफोर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऐसा ऐसा आपने बहुत सारे टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो ये चीज है क्या एग्जैक्टली? तो देखो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको कुछ ही दिन पहले शेयर्स पढ़ाए थे। तो शेयर्स क्या करते थे, हम लोग कोई भी कंपनी का शेयर इतने भाव में खरीदते हैं, अगर उसका ज्यादा दाम हो गया तो हम लोग उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो शेयर्स खरीदना एंड बेचना, उसमें से प्रॉफिट निकालना, कुछ लोग लॉस में भी जाते हैं, तो ये सब चीज होता रहता है। सेम म्यूचुअल फंड में भी एक ऐसा ही चीज होता है। तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एक ऐसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि क्या करती है, लोग उसमें पैसा डालते हैं, सिस्टमैटिक टाइम पीरियड पे डालते हैं, जो भी चीज है वो खरीदते हैं एंड उसके बाद उनको बदले में जो है रिटर्न्स मिलते हैं पैसे के हिसाब से। तो वो सब चीज आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो उनसे भी आप राय ले सकते हो कि एक्जैक्टली क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप छोटे हो, ज्यादा जानकारी नहीं हम क्लियरली बता सकते, आपको नहीं समझेगा, लेकिन बस इतना याद रखो, जिस प्रकार हम शेयर खरीदते हैं उसी प्रकार यहां पे म्यूचुअल फंड में भी हमें कुछ चीज इन्वेस्ट करना पड़ता है। पैसा हमारा इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमैटिकली एंड बदले में हमें ये सब चीज जो है वो मिलता है। पैसे जो है टाइम टू टाइम, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो भी रहेगा हम लोग को मिलता है। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। जो भी होता है, एक पर्टिकुलर यूनिट हम लोग खरीदते हैं कोई भी चीज का, तो एक मार्केट वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बताऊंगा। NAV जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू जो होता है दोस्तों, ये हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो कोई भी कंपनी का कुछ समथिंग अमाउंट में शेयर्स खरीदते हैं या फिर जो भी एसेट्स खरीदा जाता है, तो उसका एक वैल्यू होता है, तो नेट एसेट वैल्यू होता है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का जो NAV होता है, ठीक है ना, NAV ऑफ 1 यूनिट जो होता है दोस्तों, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदा, मतलब जो भी समझ लो, एक यूनिट का दाम समझ लो कितना तो है, 10 रुपए एक यूनिट का दाम है, तो उसका NAV कितना है, यानी नेट एसेट वैल्यू कितना है उसका 1 यूनिट का, और कितने नंबर ऑफ हमने क्या खरीदे हैं, शेयर्स खरीदे हैं, वो अगर हम लोग को पता चल गया दोस्तों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो NAV ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स देख लो, नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहां पे क्या, टोटल फंड वैल्यू, कितना हमें टोटल खर्चा करना पड़ा, टोटल फंड वैल्यू। ठीक है, ये हमें टोटली क्लियर कट जो है वो दोस्तों पता चल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट एसेट वैल्यू जो होता है 1 यूनिट का, अगर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें, हमें टोटल फंड वैल्यू जो है मिल जाएगा। और ये आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल फंड वैल्यू कितना हुआ, वो कैलकुलेट करके दिखाओ, या फिर नेट एसेट वैल्यू का कितना यहाँ पे आया, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये सभी चीज आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं SIP। ठीक है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। SIP मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फुल फॉर्म है इसका। तो क्या होता है, देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अगर आप बोलोगे कि मुझे सीधा 1 लाख 2 लाख एक ही बार में किसी में इन्वेस्ट कर दूं, तो आपको डर लगेगा कहीं वो पैसा डूब ना जाए मेरा। तो एक यहाँ पे एक नया मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से करना है, चाहे आप हर महीने डालो। तो इससे क्या होगा कि आप हर महीने समझ लो 500 रुपए आपके पास, ठीक है, अभी आप 1 लाख रुपए डालने से डर रहे हो एक ही बार में, ठीक है, एक साल के लिए 1 लाख रुपए डालने से डर रहे हो, तो आप क्या, हर महीने जो है 1 लाख मत डालो, लेकिन आप हर महीने 5,000 रुपए डालो। ठीक है, तो आप 5,000 करके डालोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको एक आदत लग जाएगी कि आपको सेव करना है। तो हर महीने आप 5,000 जो है वो सेव करोगे ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो आप क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हो, और आपका सेव भी हो रहा है, और वो चीज आपका रिस्क भी उतना ही कम हो रहा है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 1 लाख भरने में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क कम है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी होता है, जिसमें आप बारी बारी से शेयर जो होता है
या फिर जो भी चीजें होती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हो एंड बदले में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे वो रिटर्न्स आपको क्वार्टरली मिले यानी कि 3 महीने पे एक बार मिले, या फिर आपको 6 महीने पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली या फिर ईयरली भी होता है, वैसा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है नेट एसेट वैल्यू का, क्योंकि फॉर्मूला हमने देखा, तो नेट एसेट वैल्यू का एक फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको आगे का पार्ट जो है एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर मैं आपको रीड करके दिखाऊं, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, आप चेक करोगे क्वेश्चन को तो यहां पे समझ लो म्यूचुअल फंड स्कीम में यहां पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका समझ लो 200 करोड़ का यहां पे क्या हो गया, एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, और ऐसे उसने कितने यूनिट्स खरीदे, 8 यूनिट खरीदे, यानी कि टोटल एनएवी जो है यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एनएवी जो है आपका 200 करोड़ का, यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो 200 करोड़ का है, और ऐसे यूनिट्स कितने खरीदे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ऐसे 8 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपको पूछा है एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तो टोटल नेट एसेट वैल्यू 200 करोड़ का है और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स 8 खरीदे हैं, तो आपका जो टोटल एक प्राइस होगा एनएवी का, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना, एक यूनिट का कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है निकालना, तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का अगर निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या करो, जो है नेट एसेट वैल्यू पूरा दिया हुआ है उसको 8 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया हुआ है आप कर लो, देख नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करो, टोटल कितना है 200 करोड़ डिवाइड बाय 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 करोड़ बाय 8 डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 25 पर यूनिट, यानी कि आपका एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 25 करोड़। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाला है, और इतना इजी जो है कि आप लोग को मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग का लेक्चर शेड्यूल चल रहा है, दैट्स व्हाई हमें बताना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा इजी है, खुद से भी इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यही था हमारा इसका नेट एसेट वैल्यू का एक एग्जांपल, जो कि आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, एंड उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में भी आ गया होगा। अब फटाफट से एक प्रैक्टिस सेट जो बचा हुआ है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको करा देता हूं, फिर आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा, एंड साथ ही में जो चैप्टर है ये भी हमारा डिक्लेयर कर दूंगा कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4। ठीक है, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो फटाफट से इसको रफ करके आगे का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 4.4 में, जिसमें क्या बोला आपको, एक मार्केट वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, साथ में कुछ ब्रोकरेज परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वो मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज जो परसेंटेज में दिया है, और इसमें आपको ये पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेस वैल्यू, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी इसका जो भी शेयर है आपका, उसका परचेस वैल्यू कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या गिवन दिया है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया है दोस्तों वो दिया है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू यहां पे कितना दिया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप देखोगे मार्केट वैल्यू है 200 का, तो 200 का आपका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। साथ ही में ब्रोकरेज कितना बोला यहां पे 0.3%, तो ब्रोकरेज भी आप लिख सकते हो यहां पे गिवन में कि ब्रोकरेज विल बी गिवन इज एज 0.3%, तो 0.3% का यहां पे क्या है ब्रोकरेज दिया हुआ है। अब हमें एक चीज पता है दोस्तों, और निकालना क्या है ये भी सबसे पहले लिख दो, परचेस वैल्यू जो है शेयर का निकालना है। ठीक है, परचेस वैल्यू जो है शेयर का वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट एक चीज हमें पता है दोस्तों कि जो ब्रोकरेज दिया है यहां पे, ब्रोकरेज जो भी दिया है वो 0.3% दिया है, लेकिन हमें पता है कि 0.3% वो कितना होगा, किसका होगा, मार्केट वैल्यू का होता है। जो भी ब्रोकरेज होता है, जितने भी परसेंटेज दिए होते हैं वो किसका होता है, मार्केट वैल्यू का होता है। तो यहां पे क्लियर कट एक चीज हो जाएगा कि 0.3% यानी कि 0.3 डिवाइड बाय 100, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 200, वैल्यू 200 का है, तो डाल दिया 200, ये 2 0 कैंसिल, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0.6, तो ये हो गया हमारा ब्रोकरेज। और एक चीज हमें पता है कि परचेस वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, क्या होता है, परचेस वैल्यू जो होता है यानी कि वो टोटल पैसा होता है, तो परचेस वैल्यू में मार्केट वैल्यू जो होगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे किससे, ब्रोकरेज से, तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, परचेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू पता है 200 है और ब्रोकरेज हमें पता है 0.6 है, तो टोटल पैसा कितना हो गया 200.6 रुपीस। ठीक है, जो भी रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपया 60 पैसा, 6 पैसा 60 पैसा होता है, 6 पैसा नहीं, 200 रुपया 60 पैसा इज योर आंसर, और ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये है आपका परचेस वैल्यू। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करा देता हूं, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे एंड हमारा चैप्टर भी जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं फटाफट से, एंड फिर पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को, और आप लोग पूरी कोशिश करना, मतलब जो भी रिमेनिंग एग्जांपल्स है आप लोग इसको सॉल्व कर पाओ। क्लियर है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट वन मोर
एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है आपको कि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है आपको 1000, यहां पे क्लियर कट बोल के रखा है, और उसके ऊपर जो ब्रोकरेज लग रहा है यहां पे वो शेयर के ऊपर, तो कितना लग रहा है वो 0.1% का शेयर लगा है। तो आपको ये बोला है कि फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग, यानी कि बेचने के बाद उसको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, यानी कि आपको एक तरीके से सेलिंग वैल्यू निकालना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, परचेसिंग वैल्यू था, परचेस वैल्यू था, यहां पे बेचने के बाद कितना मिल रहा है यानी कि सेलिंग वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। यहां पे हम लोग को मार्केट वैल्यू अगेन दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 रुपए इस बार दिया हुआ है, यानी कि वो शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, 1000 रुपए है। ब्रोकरेज इस बार कम है, यानी कि 0.1% ही है, तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%, यहां पे इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको बेचने के बाद कितना मिल रहा है, यानी कि अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, तो एक तरीके से वो क्या है, सेलिंग वैल्यू है। ठीक है ना, सेलिंग वैल्यू हमें निकालना है एक तरीके से, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगेन ब्रोकरेज दिया है, तो हमें पता है कि ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू कितना होता है, 0.1%, लेकिन किसका होता है, ये मार्केट वैल्यू का होता है 0.1%। तो मार्केट वैल्यू को 0.1% निकाल लो, 0.1 डिवाइड बाय 100, मार्केट वैल्यू है 1000, तो 0.1 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका कितना आया, ब्रोकरेज 1 आया, 1 रुपया आया। ठीक है, तो टोटल यहां पे सेलिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मुझे निकालना है सेलिंग वैल्यू, तो सेलिंग वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, जिस प्रकार हमने परचेस वैल्यू का फॉर्मूला देखा था कि मार्केट वैल्यू प्लस करते हैं हम लोग ब्रोकरेज को, लेकिन सेलिंग में बेच रहे हैं ना, तो हमें क्या हो रहा है, जो मार्केट वैल्यू रहेगा उससे ब्रोकरेज जो है वो नुकसान जाएगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि मार्केट वैल्यू को अगर मैं ब्रोकरेज को माइनस कर दूं मार्केट वैल्यू से, तो हमारा आंसर जो है सेलिंग प्राइस का, यानी कि बेचने के बाद कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो मार्केट वैल्यू कितना है, यहां पे 1000 रुपया बोल के रखा हुआ है, और ब्रोकरेज कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, तो माइनस कर दो, 1000 माइनस 1 इज 999 रुपीज, और ये है आपका सेलिंग वैल्यू। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और इतना सिंपल एग्जांपल है कि रिमेनिंग एग्जांपल्स भी आप लोग इसी प्रकार सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू NAV के ऊपर एक आपको एग्जांपल कराया, और इजीली आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस सेट 4.4 जो कि हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर का, इसमें से भी आपको 2 से 3 एग्जांपल मैंने करा दिया, एंड रिमेनिंग एग्जांपल्स मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको, एंड जैसे ही प्रैक्टिस करके हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यस कि ये कितना इजी चैप्टर है एंड कितना इजी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, चैप्टर नंबर 4, ये होता है फाइनली यहां पे कंप्लीट। तो बस आपको इंतजार करना है हमारे अगले लेक्चर का, ताकि हम लोग आपके लिए एक और न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना है, और ये चैप्टर और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।